Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to start with the 12th chapter in the International Relations series और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बर्मा AKA म्यांमार, इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप। इस चैप्टर में आप देखोगे PYQs नहीं हैं क्योंकि कुछ खास क्वेश्चंस तो आए हैं इस टॉपिक से भी बट दे हैव बीन नॉट डायरेक्टली ऑन म्यांमार। उसमें एक पॉइंट में म्यांमार का सजेशन आता है, इसलिए यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं बट वी एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक इन कमिंग ईयर्स। टू रीजंस। वन, अभी जो इस वक्त म्यांमार में हो रहा है पॉलिटिकल अपराइजिंग जो चल रही है उसके कारण इंडिया पर बहुत असर पड़ रहा है और जैसा कि हमने डिस्कस किया था इंडिया और चाइना को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, तो उस चाइना इंडिया वॉर में एक जगह म्यांमार भी बन चुकी है अब, क्योंकि हमारे रिश्ते थोड़े से खट्टे हो रहे हैं उनके साथ में और इस चीज़ का जो है चाइना फ़ायदा उठा रहा है। तो इसलिए ये चैप्टर फ्यूचर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यांमार की ज्योग्राफी की, फिर ओवरव्यू क्या है म्यांमार, उनके साथ हमारे हिस्टोरिकल टाइज़ हैं, कौन से एरियाज़ पे हम उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, क्या कंसर्न है दोनों नेशन के बीच में, झगड़ा अगर है, इश्यूज़ है तो किस बात पर है। ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चाइना। फिर जो म्यांमार में अभी मिलिट्री कूप चल रहा है उस क्राइसिस को हम समझेंगे। फिर हम बात करेंगे कि व्हाट मेक्स द स्टेबिलिटी ऑफ म्यांमार इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया, व्हाई डज इंडिया वांट म्यांमार टू बी स्टेबल। ओके, उसके बाद रीसेंट डेवलपमेंट्स एंड वे फॉरवर्ड। और फिर हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे एक तरीके से दिस रिलेशनशिप, इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप जो है ना, इट इज़ लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इश्यूज दैट वी हैव सीन सो फार। जो हमने बांग्लादेश के साथ देखा है वो इशू भी है, जो हमने श्रीलंका के साथ देखा है वो इशू भी है, जो हमने अफगानिस्तान के साथ देखा है वैसा भी है। तो आप नोटिस करोगे कि इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ ऑल द इश्यूज वी हैव, बिकॉज हमारा रिलेशनशिप उनसे अच्छा था। उसके बाद रिलीजियस लेवल पर भी रिलेशनशिप थे, बहुत पॉलिटिकली इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो बर्मा की या म्यांमार की बहुत अच्छी नहीं रही है। मिलिट्री कू हुए हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बार बार धकेला गया है। उसके अलावा रिसेंटली कुछ सालों तक हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे और रिसेंटली जैसे तालिबान के आने से हमारे अफगानिस्तान से रिश्ता ख़त्म हो गया, वैसे ही हमारा रिलेशनशिप जो है म्यांमार के साथ बहुत नाजुक स्टेप पे है इस वक्त। और अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो वैसा ही होगा, बिल्कुल रिलेशनशिप कट हो जाएगा। बट ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं रही हैं इस कंट्री के साथ हमारी, तो यूल सी एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑफ दीज। बिफोर वी गेट इनटू दैट, लेट्स स्टार्ट विद द ज्योग्राफी। म्यांमार AKA बर्मा बहुत पुराना दोस्त है क्योंकि हमारी बॉर्डर है लंबी चौड़ी नॉर्थ ईस्ट में उनके साथ में, ठीक है। उसके अलावा ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट है जहाँ पर इंडिया, चाइना और म्यांमार मिलते हैं। इसे दीफू पास कहा जाता है, ठीक है। ये एक और एरिया ऑफ इशू है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। उसके अलावा बांग्लादेश के साथ में एक छोटी सी बॉर्डर है यहाँ पे, जहाँ से रोहिंग्याज आते हैं बांग्लादेश में और फिर बांग्लादेश से इंडिया। जैसा कि हमारा बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप है मैरीटाइम में, वैसा ही कुछ रिलेशनशिप म्यांमार के साथ भी है। म्यांमार के बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, तो एक तरफ तो चाइना है, इस तरफ इंडिया है, इस तरफ छोटी सी बांग्लादेश के साथ उनकी बॉर्डर है। ऑन द राइट साइड वियतनाम इज ऑल्सो अ नेबर, पर डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है। लाओस, थाईलैंड, नीचे यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड है और यहाँ पे अंडमान सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। सो दिस इज द ज्योग्राफी ऑफ दिस कंट्री। लैंड एरिया अगर देखें, एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया के मेनलैंड में म्यांमार सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है और कुछ 6,58,500 समथिंग किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया है। एंड अगर हम लैंडस्केप की बात करें तो ज़्यादातर म्यांमार का ज़्यादातर जो लैंड है उसमें पहाड़ और वैलीज भरी हुई है और थोड़ी बहुत कोस्टल प्लेन्स एग्जिस्ट करते हैं इस एरिया में। जहाँ कोस्ट आ जाती है ना, वहाँ पर थोड़े बहुत प्लेन्स हैं, बट अदर देन दैट पूरा जो 90% 80% जो लैंड है म्यांमार का, इट इज़ फिल्ड विथ बिग माउंटेन्स एंड वैलीज। तो
So let's move on. Let's talk about how are we related to this country. इंडिया और म्यांमार की जो रिलेशनशिप है ये हिस्टोरिकल है, एथनिक है, कल्चरल है, रिलीजियस है. म्यांमार होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस फॉर इंडिया बिकॉज म्यांमार में बुद्धिज़्म बहुत मेन रिलीजन है, और क्योंकि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ कर्म, लैंड ऑफ बुद्धा, इसीलिए म्यांमार के लिए इंडिया जो है एक पिलग्रिम प्लेस है. ओवर द ईयर्स enduring नेचर ऑफ द रिलेशनशिप हैव बीन एविडेंट विद जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है इसलिए, और उसके अलावा फ्रेंडली टाइज हमेशा से रहे हैं और एक दूसरे को फैसिलिटेट भी करा है और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी रहा है, तो इसीलिए रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रहा है. म्यांमार हैज़ अ पॉपुलेशन अबाउट 54 मिलियन, मोस्ट ऑफ हुम आर बर्मी स्पीकिंग. उनकी जो सबसे बड़ी सिटी है अभी उसका मॉडर्न नेम है यांगोन. दिस इज़ द सिटी विच वॉज नोन एज रंगून, और वहीं पे बहादुर शाह जफर को भेजा गया था. ये आपने एक गाने में भी सुना होगा ये रंगून वर्ड. तो दिस इज द सिटी, और बट उनकी कैपिटल का नाम है नेपायतो. ठीक है. द मेन रिलीजन इज बुद्धिज्म, पर वहाँ पे कई सारी माइनॉरिटीज़ है इंक्लूडिंग रोहिंग्या मुस्लिम्स. रोहिंग्या मुस्लिम्स जो है ना, मतलब अगर आप एथनिसिटी देखें तो जो बर्मीज़ हैं वो उनकी एथनिसिटी है सीनो तिब्बत. ठीक है. और जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है उनकी है इंडियन आर्यन. व्हाट, तो एथनिसिटी जैसे हमारे बीच में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में कैसे फिजिकल डिफरेंसेस हैं, राइट, वैसे ही जो मुस्लिम माइनॉरिटी है, बर्मीज माइनॉरिटी, उनके बीच में और बर्मीज मेजॉरिटी के बीच में भी ऐसा ही डिफरेंस है जैसा इंडिया और नॉर्थ इंडिया में है, इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, राइट. फिजिकली वी कैन से दैट कि द great ancestors of these two people were different. This is very evident with facial features and rituals and culture and ethnicity. तो ऐसा ही कुछ डिफरेंस इनके बीच भी है. अनफॉर्चुनेटली जो रिलेशनशिप है इंडिया और म्यांमार के, वो 2001 की कूप के बाद अब थोड़ा सा उसमें सेटबैक आया है. हिस्टोरिकल टाइज देखते हैं कैसे रहे हैं. बुद्धिज्म फॉर्म्स अ क्रूशियल लिंक बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार. इस वक्त अगर कोई कंट्री है जहाँ पर बुद्धिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है आफ्टर भूटान, इट वुड बी म्यांमार. इन एशियन टाइम्स गौतम बुद्धा सेंट मॉन्क्स तपूसा एंड भालिका with 8 strands of his hair to spread Buddhism in Myanmar, where they built the Shwedagon Zedi Dwok Pagoda. During Ashoka's reign, missionaries were also dispatched to Burma. तो अशोका के टाइम तो बुद्धिज्म, गौतम बुद्धा ने तो अपने बालों के साथ में ये भेजे ही थे. उसके अलावा अशोका के रेन के टाइम भी कई सारे उन्होंने मिशनरीज वहाँ पे भेजे थे. द बर्मीज प्राइमरी क्षत्रियाज सिंस एंशिएंट टाइम्स ट्रेड विद देयर रूट्स विद इंडियन गैंगेटिक वैली. ओके, सो बेसिकली उनका जो मेन एंसेस्ट्रल बोल सकते हो, हर सिविलाइजेशन होती है ना कि आप किस सिविलाइजेशन से आए हो, क्योंकि सिविलाइजेशन तो मोहनजोदारो में हुई, लेकिन देन पीपल स्टार्टेड मूविंग आउट एंड दे सेटल्ड सम अदर प्लेसेस. तो ये अदर प्लेसेस अब एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई है, पर उनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री व्हेन देयर वाज नो कंट्रीज, तब वो इस प्लेन में ही उनकी एंसेस्ट्री है कि यहीं से वो आए थे. फिर जो सेकेंड हाफ था उसकी 18th सेंचुरी का, उसमें उस वक्त कॉनबाउंग डायनेस्टी रूल करती थी. फिर हुई एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 से 85, और इवेंचुअली बर्मा जो है आ गया किसमें, ब्रिटिश रूल के अंदर. बर्मा वॉज पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, इंडियन ब्रिटिश एम्पायर टिल 1937. इंडिया ऑफ कोर्स हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री विद बर्मा. बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्होंने 6 साल बिताए थे, और सुभाष चंद्र बोस ने भी 2 साल बिताए थे मंडलय जेल में. और कहा जाता है, मतलब आज भी if you can see the documentaries, it was a very brutal place. like जैसे काला पानी के बारे में हमने सुना है वीर सावरकर को लेकर, वैसे ही this was a very bad place. ठीक है, not a good cell, not no amenities or anything, and this was a horrid time they spent there. उसके बाद in modern times बहादुर शाह जफर, okay, not modern times but modern in the sense modern history or history in 19th century. बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्पायर थे, उनका भी एक्साइल जो है यागोन में ही किया गया था,
और द कोंगवोंग किंग ऑफ म्यांमार टू रत्नागिरी। तो उनके जो किंग थे उनको एग्जाइल किया गया था रत्नागिरी में, और दिल्ली में जो किंग थे उन्हें भेज दिया गया था रंगून। मतलब एक दूसरे के किंग को दूसरी दूसरी जगह भेज दिया था ताकि उनको कोई पावर न रहे। In the span of 62 years, from 1824 to 86, Britain successfully annexed Burma, integrating the nation into Indian Empire, functioned under inter-empire administration till 1937. 1951 में इंडिया और म्यांमार के बीच में डिप्लोमेटिक ट्रीटी साइन हुई और स्टैब्लिश हुए रिलेशनशिप। While India and Myanmar Treaty of Friendship was signed in 1951, लेकिन जो क्रूशल ग्राउंड वर्क था, ट्रीटी तो साइन करके दोनों बैठ गए, लेकिन एक्चुअली रिलेशनशिप बिल्ड जो हुए थे ना वो हुए थे राजीव गांधी की विजिट के बाद इन 1987। क्योंकि उस वक्त ना वी हैड, जैसे जैसे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती जाती थी हम उनके साथ रिलेशनशिप बना रहे थे और एक ट्रीटी साइन कर लेते थे कि हाँ आई रिकॉग्नाइज यू, यू रिकॉग्नाइज मी, बट उसकी एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स नहीं बनते थे, लोग एक्सचेंज नहीं होते थे, ज़्यादा कोई बातचीत नहीं होती थी। इट वॉज जस्ट नॉट इंटरेस्टिंग एट द टाइम, वी हैड बिगर फिश टू फ्राई। तो जब राजीव गांधी ने व्हेन ही बिगेन विद दैट नेबरिंग कंट्रीज का एक टूर उन्होंने किया था जिसमें वो दे वांटेड टू क्रिएट गुड फ्रेंडशिप इन एशिया, तब उन्होंने म्यांमार के साथ रिलेशनशिप भी डेवलप की थी। इंडिया अनवेल्ड इट्स लुक ईस्ट पॉलिसी एट द कंक्लूजन ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यांमार ग्रू। क्योंकि जब तक कोल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ था तब तक म्यांमार इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि एक तो द ओनली थिंग वी वांटेड फ्रॉम म्यांमार इज कि वो वाली बॉर्डर सेफ रहे, क्योंकि वी वर फाइटिंग विद चाइना एंड वी वर फाइटिंग विद पाकिस्तान एट द टाइम। तो वी डिड नॉट केयर एज लॉन्ग एज देयर वॉज नो डिस्प्यूट ऑन द बॉर्डर, वी वर ओके लिविंग इट देयर। तो जब कोल्ड वॉर के बाद हमने इंडिया ने ईस्ट पॉलिसी जब अपनाई तब म्यांमार का इंपॉर्टेंस बढ़ गया, बिकॉज देन वी वांटेड टू मेक श्योर कि वी हैव गुड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप विद ऑल द एशियन कंट्रीज। Since 1993, the relationship between India and Myanmar has flourished. Now, what are the areas of cooperation? कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पर इंडिया और म्यांमार के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे हैं? इंडिया ने डेवलपमेंट असिस्टेंस दिया है म्यांमार को विच इज़ अराउंड 1.75 बिलियन $US इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। तो 1.75 बिलियन $US का ग्रांट दिया है। उसके बाद जो की प्रोजेक्ट हैं किस लिए दिया है, जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कलादम मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट, ट्राइलेटरल हाईवे इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड, सच इनिशिएटिव्स एज द म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड राखेन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो आप वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, एजुकेशन में आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आप बेसिकली कोशिश कर रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर सकें हम इजीली, ताकि जो है we are able to use the ports in Myanmar if we have to develop the northeast area। तो उस from aspect से आप देखोगे हर तरीके से there has been some work done in each aspect। इंडिया ने एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है $500 million का फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन इन पास्ट endeavors लाइक ऑप्टिकल फाइबर लिंक बिटवीन मोरे एंड मलाले एंड द रिवोल्यूशन ऑफ थनैलिन ऑयल रिफाइनरी। सो एक तो फाइबर लिंक डालने के लिए और इस ऑयल रिफाइनरी को फिर से रिनोवेट करने के लिए $500 million का लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। एक प्रोजेक्ट अग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन मॉडर्न इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट तामू इन म्यांमार वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इन September 2022। तो एक मतलब चेक पोस्ट बनाने के लिए, ताकि चेक पोस्ट आपको पता है क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो वहाँ के जाने का रास्ता और एक पॉइंट जहाँ से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो दूसरी कंट्री को। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, दोनों कंट्रीज ऑफ कोर्स इवन दो इंडिया और म्यांमार के बीच में किसी तरीके का बहुत बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी कैपेसिटी यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं दिखेंगे, आपको कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स दिखेंगे, ठीक है, क्योंकि झगड़ा तो नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी जो है उनके कल्चर की, उनके लोगों की, उन कंट्री की जो कैपेसिटी है टू बी इंडिपेंडेंट उसको हम प्रमोट करें। तो उसके लिए इंडिया हैज़ बीन प्रोवाइडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज टू म्यांमार थ्रू इनिशिएटिव सच एज इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर अफेयर्स स्कॉलरशिप। तो दो टाइप की स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं म्यांमार के स्टूडेंट। इस स्कॉलरशिप को यूज़ करके इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में दूसरे प्रोग्राम्स में PhD ले रहे हैं। उसके बाद 2020 में 10 IIT स्कॉलरशिप्स वर गिवन टू पीपल ऑफ म्यांमार और 1000 इंटीग्रेटेड PhD फॉलोशिप
इन फॉर एशियन स्टूडेंट्स, ठीक है, मतलब पूरे एशियन के लिए 1000 थी, उसमें से 10 जो थी वो शायद वो म्यांमार के लिए थी. The government of India has donated 10,000 vials of anti-rabies vaccine to the government of Myanmar in September 2019. India has also process of donating Bavatron second machine to Myanmar. Indian armed forces have traditionally maintained friendly ties with their counterparts in Myanmar. तो दोनों, क्योंकि कोई वॉर पे नहीं गए हैं, इसलिए मिलिट्री के जो दोनों काउंटर पार्ट्स है उनके बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है. बोथ नेशंस ग्रैपल विद द इशू ऑफ आर्म सेपरेटिस्ट. दोनों ही कंट्री जो है सेम इश्यूज करती है. जैसे इंडिया का मेन इशू क्या है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, और वो क्या करते हैं, क्योंकि पोरस बॉर्डर्स है दूसरी कंट्रीज के साथ में, बॉर्डर्स इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो यहाँ पर बॉर्डर के बाहर जाते हैं, वहाँ पे ट्रेन करते हैं, पैसे कमाते हैं, एंड देन दे कम बैक, और बेसिकली पोरस बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं. ये इशू जो है वो म्यांमार में भी है और इंडिया में भी है. जुलाई 2019 में इंडिया और म्यांमार ने एक क्रूशियल डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था. द की एस्पेक्ट ऑफ द डिफेंस रिलेशनशिप इनकाज हाई लेवल विजिट्स, ठीक है, कोलैबोरेशन ऑन बॉर्डर मैटर्स, ट्रेनिंग इनिशिएटिव, स्टाफ मीटिंग्स इन्वॉल्विंग आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी ऑफ बोथ नेशंस. ठीक है, इसमें बेसिकली हाई लेवल मीटिंग्स करेंगे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ्स के साथ में, प्लस साथ में ट्रेनिंग और स्टाफ मीटिंग्स की जाएगी ताकि बॉर्डर पे जो मैटर्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके. इंडिया म्यांमार बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज IMBAX वॉज डिजाइन टू फॉस्टर एंड स्ट्रेंथन क्लोजर टाइज बिटवीन द टू नेशंस आर्मी. तो दोनों आर्मीज जो है एक साथ काम कर सके उसके लिए एक्सरसाइजेज भी वो साथ में करते हैं. म्यांमार हैज़ गिवन अश्योरेंसेस टू इंडिया कि वो अपना लैंड, इंडिया को उन्होंने अश्योर किया है कि म्यांमार अपना लैंड एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होने नहीं देगा, विच इज़ अगेन वन ऑफ द ह्यूज थिंग्स दैट इंडिया वांट्स फ्रॉम ऑल इट्स नेबर. क्योंकि हैविंग पाकिस्तान एंड देन चाइना सपोर्टिंग पाकिस्तान, वी रियली वांट टू मेक श्योर कि और कोई एवेन्यू ना हो जहाँ से पाकिस्तान से जो टेररिस्ट है वो इंडिया में एंटर कर सके. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव दैट अपनी टेरिटरी को वो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होने नहीं देगी. एडिशनली 200 मिलिट्री ऑफिसर्स म्यांमार के जो है वो इंडिया में स्पेशलाइज ट्रेनिंग में गए थे, इंक्लूडिंग मेडिकल, एयरफोर्स, नेवी. देन इन 2017 म्यांमार ने बहुत सारे डिफरेंट काइंड के मिलिट्री इक्विपमेंट इंडिया से खरीदे. टोटल अमाउंट था 37.9 मिलियन. उसमें टॉर्पीडोज, नाइट विजन डिवाइस, रडार सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर्स और अलग अलग टेक्निकल टूल्स थे. अब बात करते हैं इंडिया और म्यांमार के ट्रेड की. ट्रेड में कोऑपरेशन हमें बहुत अच्छा रहा है. जब से ये अग्रीमेंट साइन किया गया है 1970 में, इंडिया म्यांमार ट्रेड अग्रीमेंट, दोनों ने कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी है, इंपोर्ट में भी एक्सपोर्ट में भी. फिस्कल ईयर 2021 उसमें जो ट्रेड है टोटल वो 1 बिलियन पे पहुंच गया, जो कि इट्स लेस इन द पॉइंट ऑफ व्यू कि पहले और ज़्यादा था. आप देखोगे ग्रोथ थी, फिर डिक्लाइन था, और अब देयर इज अगेन ग्रोथ. क्योंकि 1997-98 में इट वॉज 328 मिलियन, बट देन 16-17 में इट रीच 2.7 बिलियन. सो देयर वाज अ डिप अगेन, देन राइज अगेन, और अब शायद मे बी फ्यूचर में देयर कुड बी डिप अगेन बिकॉज ऑफ व्हाट इट्स गोइंग ऑन. सो ट्रेड रिलेशनशिप है, ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन भी है, क्योंकि अगर रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं तो ट्रेड करना चाहते हैं दोनों कंट्रीज, पर इंटरनल पॉलिटिक्स इश्यूज के कारण ट्रेड खराब हो जाता है. डिस्पाइट द फ्लक्चुएशन, रीसेंट सर्ज इन 2021, जो अभी रिसेंटली जो सर्ज हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ पल्सेस. इंडिया पल्सेस एक्सपोर्ट कर रही है म्यांमार को. इंडियाज इम्पोर्ट रोज बाय 55% एंड एक्सपोर्ट बाय 45% इन दिस पीरियड. इंडिया की जो ट्रेड रिलेशनशिप है ना, वो दो मेन अग्रीमेंट के अंदर काम करती है. एक तो एशियान का जो हमारा गुड्स ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट है, और दूसरा ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस. बेसिकली इंडिया कुछ कंट्रीज को ड्यूटी फ्री प्रेफरेंस देता है और उन कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ड्यूटी को कम कर देता है, लाइक स्पेशली इंपोर्ट में. तो उसमें से एक जो है म्यांमार भी है. एंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंडिया जो है 11वें नंबर पे आता है विथ एन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 773 मिलियन बाय 34 इंडियन इंटरप्राइजेस.
34 इंडियन इंटरप्राइजेस है जो इस वक्त इन्वेस्ट कर रही है म्यांमार में एंड दिस अमाउंट, प्लस उसके अलावा 13 इंडियन PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज, जो कि इस वक्त काम कर रही है मलेशिया के साथ, ज़्यादातर गैस और पेट्रोलियम को लेकर। क्योंकि ये जो एरिया है ना, साउथ चाइना सी की जो ये तीनों कंट्रीज है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, these all countries are sort of trying to find oil in the region, क्योंकि वहाँ पे ऐसे एस्टिमेट किया गया है कि बहुत बड़ा एक रिजर्व है तेल का, तो जो पहले फाइंड कर ले वो का तो ज़्यादा यूज़ कर पाएगा। तो सारी पूरा वर्ल्ड जो है इन कंट्रीज़ के साथ में कुछ किसी तरीके का अग्रीमेंट करना चाह रहा है, ताकि कंट्री उन्हें परमिशन दे दे कि ऑयल फाइंड करने के लिए। क्योंकि एक कंट्री जो खुद इतनी अमीर नहीं है वो ये सर्च नहीं कर सकती, क्योंकि एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। मे बी यू विल फाइंड समथिंग, मे बी यू विल नॉट फाइंड समथिंग, ठीक है। एंड तो लेकिन अगर मिल जाता है तो उसका फ़ायदा फिर दोनों कंट्रीज़ को होता है। तो इसलिए इंडिया इज़ ऑल्सो वर्किंग इन म्यांमार अ लॉट इन टर्म्स ऑफ दैट। म्यांमार होल्ड्स अ पोटेंशियल सिग्निफिकेंट पार्टनर इन एनर्जी। जैसे भूटान था या नेपाल से हमारी बात हो रही थी कि जैसे हाइड्रो पावर में एनर्जी को लेकर रिलेशनशिप था, कि ये जो कंट्री है ना, ये हमें हमारे रिमोट रीजन को आसानी से इलेक्ट्रिसिटी और ये सब पहुंचा सकती है। वैसे ही क्योंकि हमारी बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट में, तो दिस कंट्री म्यांमार कैन बिकम अ बिग एनर्जी ट्रेडिंग पार्टनर, और इट विल बी वेरी इजी टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाया म्यांमार। ओके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऑफशोर गैस फाइंड्स भी हैं। फर्दर कोऑपरेशन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो बना है इसको लेकर, वो हुई थी 2018-21 में। एक और प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन हुआ था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो कि 2019 में न्यू दिल्ली में हुआ था। उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है इंडिया और म्यांमार के बीच में ओवर एरियाज ऑफ पल्सेस, विच वॉज साइन इन जून 2021। Now let's go to cultural diplomacy, क्योंकि one of the biggest reason why we have had such stable relationship म्यांमार, जो कि आप देखोगे दूसरी कंट्रीज़ के साथ में भी कहीं ना कहीं, जैसे भूटान हो गया, भूटान और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका बेस जो है वो बुद्धिज़्म से आता है। सो सिमिलरली म्यांमार और इंडिया का रिलेशनशिप भी बुद्धिज़्म से ही आता है। एक स्ट्रॉन्ग कल्चरल बॉन्ड है because of common Buddhist heritage. Majority of Myanmars follow Buddhism, and the birthplace of Buddhism is Nepal and India. India is actively involved in restoring key cultural sites in Myanmar, such as Ananda Temple in Bagan and several damaged pagodas. Basically जो temples बने हुए हैं वहाँ के, उनको establish करने में, उनको renovate करने में इंडिया हेल्प कर रहा है म्यांमार की। उसके बाद 2 और हिस्टोरिक टेम्पल के ऊपर काम कंप्लीट हुआ है बोध गया में, बाय विच वर बिल्ड बाय म्यांमार रूरल्स। बोध गया में वो टेम्पल जो किसी समय में म्यांमार के किंग ने बनवाए थे, उसका भी वर्क रिस्टोरेशन कंप्लीट हो चुका है। रेगुलर कल्चरल एक्सचेंज होता रहता है, कल्चरल ट्रोपीज फ्रॉम कंट्रीज विजिटिंग ईच अदर। बेसिकली क्या होता है कि कंट्रीज, दिस आई डोंट नो अबाउट यू वेदर यू नो अबाउट दिस प्रोग्राम और नॉट, बट कंट्रीज़ के बीच में कल्चरल स्कॉलरशिप्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डांस की बात कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए पीपल गो फ्रॉम इंडिया all over the country who want to be, who are part of a particular art form, maybe a dance form, maybe a painting form. वो जो है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए स्कॉलरशिप पे जाते हैं और वहाँ के आर्ट एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट्स के साथ में काम करते हैं। एंड सेम गोज़ द अदर वे अराउंड। इट्स बेसिकली सो दैट, क्योंकि कई सारे कल्चर की चीज़ें सिमिलर है ना वहाँ की पेंटिंग्स यहाँ की पेंटिंग्स में, तो वो साथ में मिलकर एक तरीके से एक दूसरे के आर्ट और कल्चर को एक्सचेंज करते हैं। एंड दिस हैपन्स विद अ लॉट ऑफ कंट्रीज। सो वन ऑफ देम इज़ मलेशिया, सॉरी म्यांमार, माय बैड। इंडिया की जो एम्बेसी है वो यागोन रंगून में है। वहीं पर स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर भी है, जो बहुत सारे योगा सेशन, कल्चरल सेशन, डांस सेशंस जो है करवाता है। पेंडेमिक के बाद जो कल्चरल एक्सचेंज थे वो थोड़े से कम हो गए थे, लेकिन फिर ऑनलाइन जैसे बाकी सब चीज़ें हो रही थी जूम पे, वैसे ये भी चालू हो गया था। बट हाँ, ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल टू डू अ फ्यू आर्ट फॉर्म्स रिक्वायर फिजिकल प्रेजेंस, पर जो नहीं फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत है वो ऑनलाइन चलते रहे। इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ा है मलेशिया में। 1.5 से 2 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइड एंड वर्क इन डिफरेंट रीजन ऑफ म्यांमार। द सिग्निफिकेंट पोर्शन 1,50,000 इंडिविजुअल इज कंसंट्रेटेड इन बागो रीजन और मॉन स्टेट, प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है एक बहुत बड़ा इंडियन
significant community. Now let's talk about India's comprehensive and swift aid to Myanmar. म्यांमार को इंडिया ने कई दफ़ा अलग अलग डिज़ास्टर्स के थ्रू एड दी है. उसमें से कुछ है साइक्लोन्स, जैसे साइक्लोन कोमेन, साइक्लोन नरगिस, साइक्लोन मोरा. उसके अलावा अर्थक्वेक्स के टाइम और जब इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक हुआ था तब भी. ड्यूरिंग कोविड-19 ऑल्सो इंडिया प्रोवाइडेड मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल सप्लाई और रेबीज़ वैक्सीन्स वगैरह ऑल्सो वॉज प्रोवाइडेड. उसके बाद जब याद एक सेकेंड वेव जब आई थी कोविड की, तो ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी, तब इंडिया ने म्यांमार को एक ऑक्सीजन प्लांट दिया था टू हेल्प. उसके बाद कोविड वैक्सीन कुछ 200 मिलियन डोजेस दिए थे, कुछ बेचे थे, कुछ एज अ गिफ्ट दिए थे म्यांमार को. अब बात करते हैं मल्टीलेटरल कोलैबोरेशन की. म्यांमार जो है एक बहुत ही क्रूशल हिस्सा है बिम्स्टेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव इन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इसमें बेसिकली इंडिया इज दिस इनिशिएटिव को यूज़ करके साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया को जोड़ना चाहता है. तो उसमें म्यांमार एक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स एट द सेंटर ऑफ दीज टू एरियाज. उसके बाद उनकी मेंबरशिप एशियान में भी है और मेकोंग गंगा कोऑपरेशन में भी है. मेकोंग गंगा कोऑपरेशन बेसिकली इट इज़ कोऑपरेशन और जॉइंट इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग 6 नेशन of India and 5 Asian nation, Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam. Focus is to increase tourism, cultural education and transportation and communication. तो इन सब पे म्यांमार जो है काम कर रहा है इंडिया के साथ. उसके बाद बात करते हैं कौन से इश्यूज हैं. ठीक है, अब तक ये सब तो भाई सब कुछ एवरीथिंग वी आर शोइंग कि वी हेल्प देम ड्यूरिंग देयर बैड टाइम्स, वी हैव गिवन देम ट्रेनिंग, वी हैव गिवन देम दैट. बट कंटेंशन कहाँ पे आता है? तो सबसे पहला कंटेंशन आता है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी. देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिन्हें जो लड़ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की स्टेट को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए. अब ये बिकॉज हमारी ये जो बॉर्डर है म्यांमार के साथ और वो बहुत ही पोरस बॉर्डर है, तो कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है दे फंक्शन, दे यूज दिस बॉर्डर, दे गो टू म्यांमार साइड वेयर दे गैदर मनी एंड रिकूप एंड देन दे कम बैक. तो अब जैसे हमने देखा कि म्यांमार ने बोला था कि वी विल नॉट अलाउ देम टू यूज आर लैंड फॉर एंटी इंडिया इनिशिएटिव, बट यहाँ पर अगेन दे डोंट हैव अ कंट्रोल बिकॉज बॉर्डर्स पोरस है. उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि पोरस बॉर्डर है इसलिए हमको ऐसा लगता है कि मतलब ऑफकोर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहाँ से लोग आ सकते हैं इंसर्जेंसी करने के लिए, टेररिज्म करने के लिए. उसके अलावा जो दूसरी इलिसिट एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सो ऑन, तो उसमें भी इशू होता है. फ्री मूवमेंट जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बात करा है ये पॉलिटिकल बॉर्डर्स जो है ना ये ओवरलैप है, और जो रीजनल बॉर्डर्स है कल्चरल बॉर्डर जो है वो बहुत अलग है. तो कई बार क्या होता है कि बॉर्डर के इस तरफ और इस तरफ तो डिवाइड हो गया, ये इंडिया ये म्यांमार, लेकिन जो यहाँ कम्युनिटीज़ रहती है ना वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एक साथ रह रही है. ठीक है, और उनके बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है. तो बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू प्रोवाइड अ मूवमेंट. जैसे हमने बांग्लादेश के साइड से बात करती है हार्ट वगैरह कल्चरल एक्सचेंज के लिए, वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है. ज़रूरी है फ्री मूवमेंट क्योंकि वो होता आया है. आप बंद कर दो कि तो दोनों कंट्रीज़ की जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आइसोलेट हो जाएगी. तो उसके कारण लेकिन क्या हो रहा है कि कई सारे इलीगल ट्रांसपोर्टेशन, वेपन, काउंटरबैंड गुड्स, काउंटरफिट इंडियन करेंसी, ड्रग्स, ये सब वहाँ से जा रहे हैं. उसके बाद ट्रस्ट डेफिसिट, क्योंकि जो प्रोग्राम्स हैं इंडिया के जो काम कर रहे हैं वहाँ पे और म्यांमार के, उसमें ना इम्प्लीमेंटेशन में बहुत समय लग रहा है. इसके कारण ना पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग इंडियंस एंड दिस हैज़ बीन एन इशू एवरीवेयर, इवन अफगानिस्तान में फॉर दैट मैटर दिस वाज वन इशू कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी को बहुत गाली दिया जाता है कि बहुत स्लो काम करते हैं. तो ये एक इशू वहाँ पे भी था. उसके बाद रोहिंग्या चैलेंज है, क्योंकि रोहिंग्या जो है वो दे एसोसिएट रोहिंग्याज मोर विद इंडिया एंड बांग्लादेश देन देमसेल्फ, राइट. तो वहाँ पर अब वो जब रोहिंग्याज को के साथ जो कर रहे हैं, एक तो ह्यूमन राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन नॉट एक्सेप्ट व्हाट दे डूइंग टू द माइनॉरिटी. सेकेंड, प्लस वो माइनॉरिटी हमें फिजिकली भी हार्म कर रही है बिकॉज दे एंटर इन टू बांग्लादेश. बांग्लादेश में प्रॉब्लम होती तो देन दे कम इन टू इंडिया. तो वो भी इशूज़ है. अब बात करते हैं रोहिंग्या है कौन. तो आपको ये येलो और ग्रीन एरिया दिख रहा है, दिस इज द बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश. तो यहाँ पर जो ये कम्युनिटी है ना, दिस इज कॉल्ड राकेंगे और रोहिंग्या. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जैसे जैसे डार्क ब्लू होता जा रहा है, ठीक है, पर्पल और डार्क ब्लू, ये दिस इज चाइना, राइट. तो यहाँ की जो कम्युनिटीज है दे एसोसिएट देमसेल्फ मोर विद चाइना. ठीक है, एंड देन दिस इज वेयर द मेजॉरिटी ऑफ बर्मीज
पॉपुलेशन लिव्स। तो यू कैन सी ये फिजिकल बॉर्डर आप देख रहे हो कंट्री की कैसी है, बट कल्चरल बॉर्डर देख रहे हो कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ के लोग ज़्यादा चाइना से अब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है या उनका कल्चरल सिमिलैरिटी वहाँ है, वेर एज इन लोगों का कल्चरल सिमिलैरिटी बांग्लादेश के इस एरिया के साथ है। ठीक है, अब ये सब सोच के तो लैंड नहीं डिवाइड हुआ था, क्योंकि माइग्रेशन तो होता रहता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं रोहिंग्यास को एज पार्ट ऑफ म्यांमार। रोहिंग्या जो है प्रीडोमिनेटली मुस्लिम एथनिक कम्युनिटी है, और उनका लैंग्वेज और कल्चर बाकी म्यांमार के सिटीजन से बहुत अलग है। इवन म्यांमार ने उनको फुल सिटीजनशिप भी नहीं दी है, और उनको बोला है रेसिडेंट फॉरेनर्स एंड एसोसिएट सिटीजन। ओके, फुल सिटीजनशिप नहीं है। एथनिकली रोहिंग्यास शेयर मोर क्लोजर टाई विद इंडो आर्यन पीपल रादर देन द which are Indians and Bangladeshis rather than the Myanmar Burmese which are Sino-Tibetan. UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने डिस्क्राइब किया है कि रोहिंग्यास जो है इस दुनिया के सबसे डिस्क्रिमिनेटेड, हाईली डिस्क्रिमिनेटेड लोगों में से है। मतलब उनके साथ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होता है, उनको उनके देश में उनके देश की सिटीजनशिप नहीं दी जाती है। अब चाइना ऑफ कोर्स ऐसा हो नहीं सकता कि किसी दो कंट्रीज़ के साथ में के बीच में इशू हो और चाइना ना आए एशिया में। तो दो प्रॉब्लम है। एक तो जनवरी 2021 के पहले ना चाइना को बहुत इश्यूज होते थे म्यांमार में घुसने में, बिकॉज पीपल वर अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप रूल दैट वाज चाइनीज़। तो काफ़ी सारे एंटी चाइनीज़ सेंटिमेंट्स थे म्यांमार के लोगों में, और जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट था उसको वो लोग प्रोटेस्ट करते थे, स्पेशली जो नेचुरल रिसोर्स सेक्टर में था, क्योंकि उससे प्रोग्रेस हिंडर हो रही थी। और म्यांमार हैड ऑलरेडी सीन what has happened with Sri Lanka and other countries, so they were well aware what China is trying to do. उसके बाद भी चाइना जो है चैलेंजेस के बाद भी कंसिस्टेंटली चाइना वहाँ पे काम करता रहा, और फाइनली जब उन्होंने बेसिकली दिखाई दिया कि अपने रोहिंग्या का स्टैंड उन्होंने जो लिया यूएन में, उन्होंने बेसिकली यूएन में ने जब ह्यूमन राइट काउंसिल रेजोल्यूशन साइन किया था इसके ऊपर, म्यांमार के ऊपर, रोहिंग्या के ऊपर, तो चाइना और रशिया ने साइन नहीं किया था। और बेसिकली दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ चाइना हैविंग नो वैल्यूज बेसिकली। ठीक है, अगर उनका बेसिकली मेन जो एम है वो है टू बिकम इकोनॉमिक पावर, टू बिकम हेजेमोनिक, और उसमें अगर उन्हें गलत काम भी करना पड़े तो वो पीछे नहीं हटते। ठीक है, तो कोई वैल्यू सेट नहीं है उनके पास, और ये कारण उनकी खुद की जो माओ ने जो किया चाइना में, और माओ के बाद जो उनके सक्सेसर्स आए, उन्होंने जो रिवॉल्यूशन, कल्चरल रिवॉल्यूशन किया चाइना में ना, उन्होंने रिलीजन को, उन चीज़ों को चाइना से हटा दिया। तो एक मोरल डिके बोलते हैं आया है चाइना में। इसके कारण ना वहाँ पे कोई, अगर आज आपका प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ ऐसी बात बोल देता है से मे बी अगेंस्ट वुमेन और मुस्लिम्स और कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी की ये तो खराब है, तो आप you will feel odd, right? Because what we have expected from so many years is कि हमारे यहाँ पे सब इक्वल हैं, सब में भगवान हैं, सबको इक्वल राइट्स मिलते हैं, डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, ये वैल्यूज़ है हमारी जो हमें मिली है अपने पूर्वजों से। तो इसलिए हमारे जो लीडर्स होते हैं वो कभी इस तरीके की हरकत नहीं करते हैं। चाइना में इस तरीके की कोई वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, पूरा धो दिया गया है उनको वैल्यू से, कोई रिलीजियस, कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है। तो वहाँ के डिक्टेटर कुछ भी करते हैं, वहाँ की जनरल जो पॉपुलेशन है उसका कोई मतलब नहीं होता है। एंड वन ऑफ द थिंग्स दे डू इज़ वो अपने कंट्री में टेररिस्ट के नाम से शिंजांग की पॉपुलेशन को फोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन वहीं जब म्यांमार ये चीज़ कर रहा है तो उसमें देर लाइक हमें क्या पता, वो तुम्हारा इंटरनल इशू, हम क्या करें। इंडिया फॉर दैट मैटर स्टिल पॉइंट्स आउट कभी कभी, ऑल्दो इस मैटर में तो इंडिया में नहीं किया, बट हम बोलते रहते ना बलोचिस्तान के बारे में, दूसरी कंट्रीज में जहाँ जहाँ पे भी ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं, वी टॉक, बट चाइना ओनली टॉक्स अबाउट थिंग्स दैट ओनली सॉर्ट ऑफ एड इन देयर फेवर। तो अगर रोहिंग्यास के बारे में नहीं बात करने से उनको इकोनॉमिक सक्सेस मिलती है म्यांमार में, तो दे विल इग्नोर इट लाइक एनीथिंग। उसके बाद पोस्ट कूप रिलेशनशिप, जब कू हो गई 2021 में, उसके बाद क्या हुआ, म्यांमार और चाइना के रिलेशनशिप बढ़ गए, क्योंकि इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप थोड़े खराब हो गए। दूसरी एशियन कंट्रीज ने जो है एड और इन्वेस्टमेंट म्यांमार में ख़त्म कर दिया बिकॉज ऑफ व्हाट दे वर डूइंग टू रोहिंग्यास, और इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बढ़ा दिया। चाइना अब म्यांमार का लार्जेस्ट सप्लायर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का सिंगापुर के बाद, और टोटल चाइनीज इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1988 टू 2019 हैज एक्सीडेड $25 बिलियन। सो यू कैन सी हाउ मच दे हैव इंक्रीज्ड। अब बात करते हैं कुछ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट की। CMEC क्या है ये? चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर और ज्वेल इन द क्राउन।
तो अब चाइना है ना बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहा है म्यांमार में, हाई स्पीड रेल लिंक और डैम्स। उसके बाद उन्होंने जो है ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, जो चाइना और म्यांमार को जोड़ेगा थ्रू स्पेशली बाय रोड एज वेल एज ऑयल एंड पाइपलाइंस एंड वो सब भी होगा। उससे फायदा क्या होगा, क्यों कर रहा है चाइना? बिकॉज इफ यू हैव सीन द मैप ऑफ दिस रीजन, यहाँ पर लाओस और थाईलैंड के यहाँ पे साउथ चाइना सी है, वहीं सारा रोड़ा है, हमें पता है साउथ चाइना सी का। अब क्या हो रहा है ना, यहाँ से साउथ चाइना सी में जो लफड़े हैं उसके कारण एनिमोसिटी बहुत बढ़ गई है और कॉन्स्टेंटली चाइना को फियर रहता है कि उनका जो ट्रेड है यहाँ से किसी दिन खराब हो जाएगा। तो वो अल्टरनेट बनाना चाहते हैं ताकि अगर वो लड़ाई करें, बेसिकली उनको साउथ चाइना सी हड़पना है कैसे ना कैसे करके, राइट। पर जब वो हड़पने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो प्रोटेस्ट होगा तो लड़ाई होगी तो साउथ चाइना सी से उनका सामान नहीं जा पाएगा। तो व्हाट चाइना इज डूइंग इज वो बैकडोर्स ढूंढ रहा है, कैसे कि मैं एक दूसरा रीजन ढूंढ लूँ जहां से मेरा सप्लाई चलता रहे, ताकि मैं ये लड़ाई लड़ूं तो उससे मेरा इकोनॉमिक हार्म ना आए। तो वो उसका एक कारण है ये, बिकॉज क्या होगा, क्योंकि यहाँ नीचे से साउथ चाइना सी है, तो अगर ये बन जाता है इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो बेसिकली चाइना क्या कर सकता है, डायरेक्टली म्यांमार से बे ऑफ बंगाल में एंटर कर सकता है, तो उन्हें नीचे साउथ चाइना सी से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द रीजन वाई दे आर सो इंटरेस्टेड इन म्यांमार। अब बात करते हैं क्राइसिस की, जो मिलिट्री कू हुई थी उसका क्या था। मॉर्निंग ऑफ February 1, 2021 एक कू हुआ जहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्टेड मेंबर्स जो थे नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी के, वो उनको मिलिट्री ने हटा दिया। पावर वॉज ट्रांसफर टू मिलिट्री जनता, ये पहले भी हो चुका है। कमांडर चीफ ऑफ डिफेंस मिन ऑन्ग हेंग, ये जनता जो है इनवैलिडेट किया इन्होंने जो रिजल्ट थे 2020 के जनरल इलेक्शन के, और बोला कि अगले साल हम नए इलेक्शन करवाएंगे। फिर इंटरनेशनल रिस्पांस क्या था इस चीज़ को लेकर? यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ता जा रहा है म्यांमार में, और इसके कारण बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है और बहुत ज़्यादा पावर्टी बढ़ती जा रही है इस देश में। यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन हैव ऑल इम्पोज सैंक्शन ऑन मिलिट्री ऑफिशियल्स। इन तीनों कंट्रीज ने जो मलेशियन ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई है मिलिट्री के ऊपर। वेरियस इंटरगवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज एशियन एंड यूरोपियन यूनियन हैव वॉइस कंसर्न एंड अर्ज द डायलॉग फ्रॉम बोथ पार्टीज। अब दोनों पार्टीज को बोल रहे हैं भाई आप बात करो। अब यहाँ देखो, अगर हमारा रिलेशनशिप किस तरीके का है म्यांमार के साथ, वी गिव देम ट्रेनिंग, वी डू एक्सरसाइज टुगेदर, वी गिव देम वेपन्स। अब ये रिलेशनशिप खतरे में आ गया ना, क्योंकि अगर यूएस, यूके और इन सब ने वहाँ पे बैन लगा रखा है तो देन वी कांट ट्रेड। अगर हम उनके साथ ट्रेड करेंगे तो देन दे विल गेट एंग्री। सो डू यू अंडरस्टैंड कि हमारी जो रिलेशनशिप है उनके साथ में वो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ से हमें वेस्ट से क्रिटिसिज्म मिलेगा। अगर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो we stand to lose Myanmar to China, and that would mean that एक और एरिया है जो हमारी नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर है म्यांमार के साथ, वो भी वल्नरेबल हो जाएगी। क्योंकि अगर म्यांमार इकोनॉमिकली वीक हो गया और चाइना ने उस पर कब्जा कर दिया जैसे उन्होंने तब तिब्बत पे किया है, तो फिर अब ऑलरेडी दो साइड से घिरा हुआ है हम चाइना से, ठीक है, एक पाकिस्तान का साइड और एक चाइना का साइड, राइट। अब ये तीसरा तरफ से भी हम घिर जाएंगे। However, the regional powers such as India and China have adopted a cautious stance. अब India cannot afford to do that. India म्यांमार को वीक होने नहीं दे सकता। इंडिया नहीं अफोर्ड कर सकता कि म्यांमार जो है वो चाइना के पास चले जाए, क्योंकि दैट वुड बी अ डिजास्टर फॉर आवर फॉरेन पॉलिसी। तो दोनों ही जो है बहुत कॉशन स्टेप ले रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं। इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि वो चाइना को काउंटर बैलेंस कर सके, है ना, और जो इंसर्जेंसी है इंडो म्यांमार बॉर्डर पे उसको एड्रेस कर सके। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द मिलिट्री परेड, और इसीलिए इंडिया ने एवरी टाइम आई वांट टू से म्यांमार, मेरे मुंह पे मलेशिया आ जाता है, आई एम सो सॉरी। इफ आई हैव सेड मलेशिया इन दिस लेक्चर, आई मेंट म्यांमार, ठीक है। तो नोटेबली इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द मिलिट्री परेड। म्यांमार की जो कैपिटल है उसमें जो 27 मार्च 2021 को मिलिट्री परेड हुई थी, उसमें इंडिया की मिलिट्री ने उनके साथ में जो है परेड करी थी। अब अगेन यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस, राइट। इंडिया इज गोइंग अगेंस्ट द वेस्ट इन डूइंग दैट, बट दे डोंट हैव ऑप्शन। नाउ व्हाई इज अ स्टेबल म्यांमार स्टेट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? क्यों जरूरी है इंडिया के लिए कि म्यांमार जो है वो एक स्टेबल स्टेट बने? सबसे पहले तो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जैसा कि हमने बताया कि इंडिया के लिए
अगर म्यांमार स्टेबल है तो फिर वो उनके साथ में जो बॉर्डर पे इंसर्जेंसी है उसको सॉल्व कर सकता है, और जो इंसर्जेंसी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उनको कर्टेल कर सकता है अगर म्यांमार उनका साथ दे तो। दूसरा, हमारी जो नेबर फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसके लिए जितने हमने इनिशिएटिव लिए, इतना पैसा खर्चा किया, उसमें म्यांमार भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। इंडिया हैज़ फॉस्टर्ड वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। अब ऐसा ना हो जो हमारे साथ हो गया है अफगानिस्तान के साथ, कि हमने इतना मेहनत किया, वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया और आखिरी में अफगानिस्तान की तरह जैसे हमारे रिश्ते धुत हो जाए, ठीक है, तो वो है। और म्यांमार इज व्यूड एज द गेटवे टू ईस्ट। इंडिया के लिए म्यांमार इज द कंट्री जहाँ से उनका ईस्ट एशियन कंट्री, लाओस, कंबोडिया, यहाँ फिलीपींस, इन सब में से रिलेशनशिप बनाने के लिए म्यांमार इज वेरी क्रूशियल। फिर नेशनल सिक्योरिटी, ऑफ कोर्स अगर म्यांमार और इंडिया की बॉर्डर पे कुछ होता है और अगर वहाँ पे एक्सेस मिल जाती है चाइना को, तो वो बॉर्डर ऑलरेडी वेरी वल्नरेबल है और अल्ट्रा वल्नरेबल हो जाएगी, बिकॉज चाइना विल कम देयर। फिर काउंटर भी करना है चाइना को, है ना, मेक श्योर करना है कि म्यांमार वीक ना हो जाए और चाइनीज कंट्रोल में ना आ जाए, नहीं तो क्या होगा, फिर इट विल फोर्स इंडिया टू फॉलो बीजिंग्स कमांड इन नियर बाय मैटर्स। मतलब कि अब जैसे अभी अगर कोई इंसर्जेंसी होती है तो इंडिया जाता है म्यांमार के पास, लेकिन अगर म्यांमार वो गेट अंडर चाइनीज कंट्रोल, तो अब अगर इंडिया को अपने नॉर्थ ईस्ट में कुछ करना है तो फिर दे विल हैव टू डील विद चाइना, एंड ऑब्वियसली चाइना विल नॉट अलाउ एनीथिंग। चाइना विल मेक श्योर इंडिया डज नॉट प्रोग्रेस बिकॉज इट वांट्स टू बिकम द पावर। फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना, बफर है इंडिया और चाइना के बीच में म्यांमार, जस्ट लाइक नेपाल एंड भूटान, तो इसीलिए ये भी ज़रूरी है। प्लस म्यांमार को, जैसे हमने बात करी थी, याद है कि एक रीजन जो है कि इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट मैरीटाइम इश्यूज नहीं थे, इज बिकॉज ना तो कोई कोस्टल लाइन है चाइना की बे ऑफ बंगाल इंडियन ओशन में, ना इंडिया की कोई कोस्टल लाइन है वहाँ। लेकिन अगर if they take over Myanmar, then China will have an access to Bay of Bengal, which means direct altercation with India on maritime issues. Plus, it will become too close to India's Nicobar archipelago. So that is the issue. अब recent developments क्या है, म्यांमार जो है इस वक्त बहुत ही intense conflict देख रहा है अपनी टेरिटरीज में। जो मिलिट्री जनता है वो बहुत फॉर्मिडेबल चैलेंज है, मतलब कि बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। जैसे पाकिस्तान में कई बार हो चुका है, राइट, वैसे ही यहाँ पर भी कई बार मिलिट्री ने कूप करी है, मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है। बेसिकली आइडिया ये है कि जब भी किसी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो मिलिट्री उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कम करने के लिए इमरजेंसी लगा देते हैं। पर जब ऐसा बहुत बार हो जाता है ना, तो मिलिट्री बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और आपको तो पता है हर किसी को पावर का नशा चढ़ जाता है, राइट। तो एक तरीके से एक पॉइंट के बाद अगर डेमोक्रेसी आने भी लग जाती है ना, तो मिलिट्री क्या करती है, जान करके उंगली करती है, जान करके टेंशन बढ़ाती है पॉलिटिकल, ताकि इंस्टेबिलिटी आए और उन्हें वापस पावर मिल जाए। क्योंकि आपको देखना होगा कि जो मिलिट्री और गवर्नमेंट है, ये दो दिमाग के हिस्सों जैसे हैं। एक का काम है कि अगर जैसे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो दिस military side of your brain is supposed to fight and do everything, protect the nation, whereas the democratic side, they have to be smart, they have to make sure to get maximum profit out without any fight। पर क्या होता है, इन दोनों को सिंक में काम करना बहुत जरूरी है। अगर कोई एक पार्ट काम नहीं करेगा, सिर्फ दूसरा काम करेगा, तो आप एक ही आइडियोलॉजी की तरफ बढ़ते जाओगे, फिर आप लड़ाई ही करोगे। और ठीक है, और आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और आपकी मिलिट्री आपके हाथ में नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो क्या होगा, आप कितने भी कोशिश कर लो, एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट कॉन्कर्ड, आपकी डेमोक्रेसी रहने नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए दोनों का काम करना जरूरी है। पर बार बार म्यांमार में ना मिलिट्री डेमोक्रेटिक पार्टी पे हावी हो जाती है। उसके बाद जनता जो है वो कंटेंट कर रही है कि असॉल्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। उसमें से एक है ऑपरेशन 1027, जो कि अक्टूबर 27 को लॉन्च किया था। द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ नाउ रीच द डोर स्टेप ऑफ इंडिया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पे इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है, वहाँ तक बात पहुँच चुकी है। ये जो अटैक्स हैं और जो रेबल फोर्सेस है, उन्होंने कई सारे टाउन्स इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास में सीज कर लिए हैं। इसके कारण 73 मिलिट्री पर्सनल जो है उनको भाग के इंडिया की तरफ आना पड़ा रेफ्यूज लेने के लिए। तो मतलब प्रॉब्लम इस तक पहुंच गई है कि अब दोनों पार्टीज जो हैं, रिबेल्स एंड मिलिट्री, वो एक दूसरे से लड़ रही है, और जहां पर जो जीत रहा है वो दूसरा वाला जो है भग के इंडिया में आ जा रहा है। अब वे फॉरवर्ड कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं? एक तो कल्चरल डिप्लोमेसी एंड टूरिज्म। अपना जो बुद्धिज्म वाला रिश्ता है ना, उस पर बैंक करना पड़ेगा। वी हैव टू कॉल द कंट्री फॉर गोइंग बैक टू इट्स रूट्स,
बिकॉज उनकी जो बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी ना वो ही इट इज़ ऑल अबाउट पीस एंड लिविंग टुगेदर एंड हारमोनी. अगर वो हम इफ़ वी कैन tap that, then we will able to create a much stable म्यांमार का कंट्री. और दूसरी बात टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि पैसे देखो गरीबी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. हर देश में आप जाओगे जो इशू है था उसका जड़ या उसका एक पार्ट हमेशा गरीबी होता है. तो अगर हम टूरिस्ट इंडस्ट्री करेंगे, गुडविल फॉस्टर करेंगे as being the Buddhist majority nation म्यांमार, so this will help the country to stand back on its feet. उसके बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कंटिन्यू करें, म्यांमार को जो भी ज़रूरत है एड की, इन्वेस्टमेंट की, उसको दें और जो मोमेंटम बना हुआ है एंगेजमेंट का अब तक वो बनाए रखें. एफिशिएंट बॉर्डर मैनेजमेंट, India really has to work on that porous border, even though it's difficult. The communities there are, मतलब एक तरीके से बोलो ना, आपको एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जो नेचुरल नहीं है. इट इज़ नॉट नेचुरल टू पुट फिजिकल हार्ड बॉर्डर्स बिटवीन दीज प्लेसेस because people are married, they travel here and there. So hard border would be very bad. ये दोनों कंट्री की उस बॉर्डर की कम्युनिटी को आइसोलेट कर देंगी. बट अगर हम चाहते हैं कि म्यांमार का, और अगर प्रॉब्लम ये है कि अगर म्यांमार से ये झगड़ा इंडिया में डुल गया, फिर इंडिया सपोर्ट नहीं कर पाएगा म्यांमार को. द ओनली वे वी कैन सपोर्ट इट इज टू मेक श्योर दैट द इशू डजंट स्पिल इनटू इंडिया. बिकॉज द मोमेंट इंडियन स्टार्ट्स गेटिंग हर्ट, इंडिया के अगर लोग हर्ट होने लग गए इससे, तो फिर वी कैन नॉट सपोर्ट देम. ठीक है. और अगर हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो चाइना तो डेफिनेटली करेगा. उसके बाद इन्हांस सिक्योरिटी कोऑपरेशन, म्यांमार के साथ मिलकर सिक्योरिटी अच्छी करें. उसके बाद जो रोहिंग्या का इशू है उसको स्विफ्टली सॉल्व करें, क्योंकि जब तक वो इशू है तब तक तो पॉसिबल नहीं है कि रिलेशनशिप कोई भी तरीके से बेटर होंगे. और इसमें एक और चीज़ जो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड समथिंग दैट रियली बॉदर्स मी, कि हम जब भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बारे में सोचते हैं ना, वी सी दिस zen person, we see this red garb, very shaved face and very calm person. But this is the first time we are seeing Buddhist monk extremists, which is such a क्या बोलते हैं उसको, oxymoron. Buddhist monk and extremist don't go together, but we are seeing extremists इन बुद्धिज्म. एंड आई पर्सनली ऑल्सो फील कि हिंदुज़म में भी जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है ना, उनका एग्जिस्ट करना एक डाइकॉटमी सी लगती है, क्योंकि हिंदू रिलीजन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन दोनों ही बात करता है पीस, कोलैबोरेशन, अबाउट फ्रेंडली रिलेशनशिप, बात करता है कि कैसे अपने अहंकार को ख़त्म करो, अपने गुस्से को पी लो, संसार से मोह माया से हट जाओ. अब जब इसको फॉलो करने वाले लोग एक्सट्रीमिज्म करते हैं, जब बुद्धिस्ट मॉन्क्स एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जब हिंदू मॉन्क्स एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कैसा, हाउ इज दैट पॉसिबल. दिस इज सो आइडियोलॉजिकल. इट्स लाइक इट्स समथिंग यू कैन से कि मान लो किसी पोलर बेयर को दिल्ली की सर्दियों में ठंड लगने लगे. इट्स सो स्टूपिड बेसिकली. तो this is all for Myanmar and India. If you like this class, then write in the comments. If you have any questions, please leave the comments. I'll try to answer them in the next class. I hope you learned something nice today. Happy learning. Have a nice day. Bye.